हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अभी स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का लेसन फर्स्ट इतिहास में यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले आपको मैं महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूं। तो ये बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति कब हुई थी। तो इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति 1688 ईस्वी को हुई थी। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ कब हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ 1789 ईस्वी में हुआ था। और लुई 16वें के शासन का अंत कब हुआ था? तो लुई 16वें के शासन का अंत 1789 ईस्वी में ही हुआ था। ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म कब हुआ था? तो ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का जन्म 1807 ईस्वी में हुआ था। नेपोलियन का पतन कब हुआ था? तो नेपोलियन का पतन 1814 ईस्वी से 1815 ईस्वी के बीच हुआ था। वियना शांति संधि कब हुआ था? तो वियना शांति संधि 1814 ईस्वी से 1815 ईस्वी के बीच में हुआ था। फ्रांस की जुलाई क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की जुलाई क्रांति 1830 ईस्वी में हुई थी। मैत्सिनी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन कब किया गया? मैत्सिनी द्वारा यंग इटली नामक संगठन का गठन कब किया गया? तो 1831 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1848 ईस्वी में हुई थी। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त कारीगरों कब हुए थे? तो 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण कब हुआ था? तो 1859 से 1870 ईस्वी के बीच इटली का एकीकरण हुआ था। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच कब युद्ध हुआ था? तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच का युद्ध 1866 ईस्वी में हुआ था। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण 1866 ईस्वी से 1871 ईस्वी के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी है कि प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था? तो 1914 ईस्वी में। ये बहुविकल्पीय में आपको पूछा जा सकता है, तो आप ये महत्वपूर्ण तिथियां याद कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब देखिए, ये लेसन फर्स्ट में इतिहास का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 अंक का महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, जिसे आप बिल्कुल एकदम याद कर लीजिएगा। एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 1 है, किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई? तो फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई 1848 ईस्वी में। कब बनाई? 1848 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता है। फिर से एक बार देख लीजिए, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसका सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। ऐसी सरकार जनता के अनुकूल कार्य नहीं करती। ये अत्यंत केंद्रीकृत, सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। ये एकदम याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आईएमपी है। निरंकुशवाद से क्या तात्पर्य है? और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया। एक बार और ये क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है एकदम। ये एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है, बोर्ड एग्जाम में, कि जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट कौन घोषित किया गया? तो जर्मनी के एकीकरण में ऑटो वान बिस्मार्क का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट घोषित किया गया।
और क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि जनमत संग्रह क्या है। जनमत संग्रह क्या है, ये तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनमत संग्रह क्या है, तो देखिए जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो जनमत संग्रह क्या है, जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान है जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। देखिए इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन हम देखते हैं। एकदम आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद से 5वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो देखिए उदारवाद क्या है। उदारवाद क्या है, तो उदारवाद लिबरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबरिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो उदारवाद लिबरिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। लिबरिज्म शब्द लैटिन भाषा के लीबर पर आधारित है जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। तो एकदम याद कर लीजिएगा। इसी प्रकार से 6वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि नृजातीय शब्द का अर्थ बताइए। तो नृजातीय शब्द का क्या अर्थ हुआ देख लीजिए। एक साझा नस्ली जनजातीय, एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम या पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। नृजातीय शब्द का अर्थ बताइए, एकदम याद कर लीजिएगा क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार और मैं बता देता हूँ। एक साझा नस्ली जनजातीय या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है। और इसी प्रकार से 7वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो भाई सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा चैनल को क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको लिखने में। तो देखिए 7वां क्वेश्चन, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था, वह किस बात का प्रतीक था। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। हमारे साथ आप लोग याद भी करते रहिए। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। एक बार और ये क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र की रूपक थी। चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद हो रहा होगा। नारीवाद क्या था। नारीवाद क्या था, तो स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। एक बार और मैं आपको बता देता हूँ जिससे कि आपको पूरी तरह से याद हो जाए। स्त्री पुरुष को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। तो भाई इसी प्रकार से 9 क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा स्टूडेंट क्योंकि इसे छांट कर लिखने में बहुत मेहनत लगता है। तो क्वेश्चन 9 हम क्या कर रहा है, ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण या अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। पहला क्या कहता है कि बिस्मार्क ने सुधार एवं कूटनीति के अंतर्गत जर्मनी के क्षेत्रों का प्रसाकरण अथवा प्रसा का एकीकरण करने का प्रयास किया। तो उसके बाद से दूसरा देख लेते हैं, काफ़ी आसान है, आप याद कर सकते हैं मेरे साथ।
बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति, किसकी नीति? रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इस नीति से तात्पर्य था कि सैन्य उपायों द्वारा ही जर्मनी का एकीकरण करना। इसी प्रकार से 10वां एंड लास्ट क्वेश्चन भी आपका देख लेते हैं अति लघु उत्तरी में। ये सभी क्वेश्चन आपको 10 जो मैं बताया हूँ ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने के क्या कारण थे? तो क्या कारण थे? राष्ट्र राज्य का उदय। राष्ट्र राज्य का उदय के कारण यूरोप में राजनीतिक एवं मानसिक जगत में भारी परिवर्तन आने के कारण थे। तो ये तो हो गया आपका 2 नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी प्रकार से हम आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी मैं बता देता हूँ। और ये आप लोग स्वयं ये क्वेश्चन का मैं बस क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, इसका आप उत्तर खुद ही आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको किसी उत्तर में अगर कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तो देखिए आपका ये पहला लेसन, अगर आप इतना क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो आपका एकदम पक्का हो जाएगा। इसी में से कोई पूछा जा सकता है। तो लघु उत्तरी में देखिए 3 अंक में पूछा जाएगा। तो प्रश्न नंबर 1 है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? एकदम याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छांट के मैं बताया हूँ आपको। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था? ये भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और चौथा क्वेश्चन है, ज्यूसेppe मैत्सिनी और काउर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्या है कि ज्यूसेppe मैत्सिनी और काउर ने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, इस कथन की समीक्षा कीजिए। और इसी प्रकार से 5वां क्वेश्चन भी देख लीजिए, 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? 1848 की उदारवादी क्रांति का क्या परिणाम हुआ? तो ये लघु उत्तरी में आपको 3 नंबर में पूछा जा सकता है। ये 5 क्वेश्चन एकदम आप याद कर लीजिएगा तो आपका 3 नंबर पक्का हो जाएगा। और ये दीर्घ उत्तरी में देखिए मैं आपको 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, 6 अंक में ये पूछा जाएगा। तो भाई एकदम ये याद कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। फ्रांस की क्रांति के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो ये बहुत बार एग्जाम में आपका पूछा गया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप एकदम याद कर लीजिएगा। और इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इटली के एकीकरण पर प्रकाश डालिए, ये भी याद कर लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? वियना कांग्रेस सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ये एकदम याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है। और चौथा क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, गैरीबाल्डी कौन था और वह इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। तो इसी प्रकार से आपका लेसन फर्स्ट कंप्लीट हुआ इतिहास में। तो आप अगर इतना क्वेश्चन आप अगर याद कर लेते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे इसमें दीर्घ उत्तरी में 6 नंबर पक्का हो जाएगा, और लघु उत्तरी में 3 नंबर, और अति लघु उत्तरी में 2 नंबर। और जो मैं महत्वपूर्ण तिथियाँ बताया हूँ उसमें अगर उसको भी आप याद कर लेंगे तो आपका बहुविकल्पी में पूछा जा सकता है, तो उसमें भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों धन्यवाद। आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर भी करिएगा।